गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारे लेक्चर क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर आता है वो होता है मोशन। तो बेटा आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, स्पेशली क्लास 9th वालों के लिए, अभी तक आप जो भी साइंस में फिजिक्स का पोर्शन पढ़ रहे थे वो पोर्शन आपके लिए बहुत आसान था। अब जो आपका पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा आपने जिस लेवल पे फिजिक्स पढ़ी है उस लेवल से थोड़ा सा हाई होगा। अभी तक आपने फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं किए होंगे, जैसे मैथ में क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी भी साइंस में नहीं किए होंगे। लेकिन 9th क्लास से आपको जो साइंस है या फिर साइंस में जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है उसमें आपको क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आपके थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपके थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर मोशन, कि आखिर मोशन किसे बोलते हैं, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि हम कब बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या मोशन में नहीं है। तो समझिए इसको, सपोज आप मेरे को देखो, मैं प्रेजेंट टाइम में अभी क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो मेरी यहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोजीशन फिक्स है? मेरी पर्टिकुलर पॉइंट पर अभी पोजीशन फिक्स नहीं है, मेरी पोजीशन इस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंज या continuously changing with respect to the time, then object is said to be in motion condition। फिर से समझो क्या बोला गया है कि if the position of any object is continuously changing then the object is said to be in motion condition। कहने का मीनिंग कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब उसका प्लेस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जो हमें आसपास के लोग देख रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही हो तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को ही हम बोलते हैं, या उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो डेफिनेशन क्या आएगी, इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is regularly changing then the object is said to be in motion। क्या बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, जैसे कि अभी मेरी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में या फिर बोर्ड के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन की कंडीशन में हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो वही बोला गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो देन तो ऑब्जेक्ट को हम इसी कंडीशन में बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है। अब नेक्स्ट आता है डिस्टेंस, कि आखिर डिस्टेंस किसे बोलते हैं। समझो, डिस्टेंस आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि डिस्टेंस की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आती है, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी टू पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होगी उसी लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो क्या आएगा डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्टेंस की डेफिनेशन यहाँ से आ जाएगी, द लेंथ between two points is called distance। क्या बोला गया है, दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस लेंथ होगी उसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है फिजिक्स में या फिर इस यूनिवर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितने भी टर्म हैं, उन सारे के सारे टर्म को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि हम मास को अगर मेजर करते हैं तो मास को हम केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। सिमिलरली टेम्परेचर को अगर मैं ले लूं तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं।
ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर किसी और सब्सटेंस को ले लूँ या फिर वाटर को ले लूँ, तो वाटर को या फिर लिक्विड को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हम जितने भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं उन सारी की सारी क्वांटिटीज़ को बेसिकली हम किसी न किसी टर्म से मेजर्ड करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो होती है मीटर। वैसे तो मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, टेक मिलीमीटर भी होती है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, स्टैंडर्ड तौर पर हम इसको जो मेजर करते हैं वो हमेशा इसको मीटर में मेजर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एस से। एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर। इसको हम किससे मेजर करते हैं, इसको हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। समझ में आ गया कि क्या है डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है उसी लेंथ को ही हमने यहाँ पर बोला है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से मेजर करते हैं, ठीक, और इसको हम डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और हम इसको मेजर किस में करते हैं, मीटर में। अब नेक्स्ट आता है स्पीड। समझो स्पीड क्या होती है। देखो समझो, आप सब लोग बाइक पर बैठे हुए हो, सब लोग कभी ना कभी आप लोग बाइक पर बैठे हो। अगर सपोज आपको सेम डिस्टेंस कवर करनी हो, कहने का मीनिंग कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। अब आप सोचो कि एक मोटरसाइकिल वाला है, वो मोटरसाइकिल वाला इसी डिस्टेंस को 10 मिनट में कंप्लीट करता है और एक दूसरा मोटरसाइकिल वाला है वो इसी डिस्टेंस को 20 मिनट में कंप्लीट करता है। डिस्टेंस तो उतनी ही है दोनों के लिए, ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस चेंज हो गई। पहले बाइक वाले के लिए भी डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, सेकंड बाइक वाले के लिए भी जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, लेकिन पहला बाइक वाला उसको 10 मिनट में कंप्लीट कर लेता है और सेकंड बाइक वाला उसको 20 मिनट में कंप्लीट करता है। इसका मीनिंग हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसको डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट है पहले मोटरसाइकिल वाले का, उसका रेट हाई है, मतलब ये डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेगा। लेकिन जो सेकंड बाइक वाला है इसको इसी डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट है वो रेट स्लो है। तो यहाँ पर स्पीड में हम बोल सकते हैं कि इसको डिस्टेंस को कवर करने का रेट फर्स्ट बाइक वाले का ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी स्पीड हाई है, और सेकंड बाइक वाले को डिस्टेंस को कवर करने का रेट लो है। इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, लेस है। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड में कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ असली खेल होता है डिस्टेंस को कवर करने का। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जल्दी कवर कर ले, मतलब कि उस दूरी को, जो हमें दूरी दी हुई है उस दूरी को जल्दी तय कर ले, ठीक, कवर का मतलब होता है तय करना। तो जो उस डिस्टेंस को जल्दी तय कर ले, जल्दी कवर कर ले जो ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्पीड हाई होगी। और जो ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस को थोड़ा टाइम लेके कवर करे, ठीक, थोड़ा टाइम लेके उस दूरी को तय करे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, कम। तो अगर मुझे स्पीड की डेफिनेशन लिखनी हो तो स्पीड की डेफिनेशन आ जाएगी द रेट ऑफ टू कवर द डिस्टेंस by an object with respect to the time is called speed. It is
डिनोटेड बाय स्मॉल v और स्मॉल u। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, या तो स्मॉल v से इंडिकेट कराते हैं या फिर स्मॉल u से। एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर पर सेकेंड। इसको हम मेजर किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो क्या बोला गया है, द रेट ऑफ टू कवर द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v और स्मॉल u एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर पर सेकेंड। कहने का मीनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होगा उसी रेट को ही हम बोलेंगे स्पीड। और स्पीड को हम हमेशा किससे दर्शाते हैं या इंडिकेट कराते हैं, या तो कहीं पर स्मॉल v से या कहीं कहीं पर स्मॉल u से। और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसका फॉर्मूला लिखना हो तो इसका फॉर्मूला आ जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला किसका आ गया, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल v से, डिस्टेंस को स्मॉल s से और टाइम को स्मॉल t से। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल्स टू s अपॉन t। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, v इक्वल टू s अपॉन t। और जरा ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले से इसकी एक और डेफिनेशन होती है। सेकंड डेफिनेशन क्या आएगी इसकी सेकंड डेफिनेशन आएगी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। समझो, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या, टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस को कवर करता है उसी डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं स्पीड। क्या बोला गया है, कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस को कवर करता है उसी डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, स्पीड। बड़े स्पीड की डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या होता है, द रेट ऑफ टू कवर द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होगा उसी रेट को ही हम बोलेंगे स्पीड। इसको हम इंडिकेट कराते हैं स्मॉल v से या स्मॉल u से। और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मीटर पर सेकेंड। और इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम v से या u से इंडिकेट कराते हैं, तो v इक्वल टू s अपॉन t। ठीक, तो इस फॉर्मूले से इसकी एक और डेफिनेशन आएगी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। कहने का मीनिंग, 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस को कवर करता है उसी डिस्टेंस को ही यहाँ पर बोला गया है स्पीड। अब इसके बाद जो स्पीड है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हिंदी में एक समान, ठीक। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है हिंदी में असमान। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, ठीक, एक जैसी, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म का असमान मतलब एक जैसी ना हो। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, समझो यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलेंगे। सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन को पॉइंट ए से करना स्टार्ट किया। उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लो इस 2 मीटर की डिस्टेंस को 3 मिनट में कंप्लीट करता है। फिर वही ऑब्जेक्ट नेक्स्ट 2 मीटर की डिस्टेंस को, उसमें भी 3 मिनट का टाइम लेता है। नेक्स्ट 2 मीटर की डिस्टेंस को भी
3 मिनट में कंप्लीट करता है, नेक्स्ट 2 मीटर की डिस्टेंस को भी 3 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस को, देखो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, हर जगह डिस्टेंस 2 मीटर है, और इनको कवर करने में जो उसको टाइम लग रहा है, मतलब कि इस डिस्टेंस को उसको चलने में जो टाइम लग रहा है, यहाँ पर भी 3 मिनट, यहाँ पर भी 3 मिनट, और यहाँ पर भी 3 मिनट, और यहाँ पर भी 3 मिनट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, ठीक, मतलब कि इक्वल टाइम में तय कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन आएगी, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल then the speed of object is called uniform speed। फिर से समझो क्या बोला गया है, if an object travel equal distances in equal time interval is called uniform speed। कहने का मीनिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करे या इक्वल डिस्टेंसेस को तय करे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन equal time then the speed of object is called uniform speed। क्या बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, उसको भी हम समझेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अभी देखो यूनिफॉर्म में क्या था, यूनिफॉर्म में था कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म हम किसे बोलेंगे, इसका अपोजिट, कि अगर ऑब्जेक्ट क्या करे, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करे। कहने का मीनिंग कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से अपनी मोशन को स्टार्ट किया, ये ऑब्जेक्ट 3 मिनट में इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर नेक्स्ट 3 मिनट में इस ऑब्जेक्ट ने सपोज 5 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 3 मिनट में इस ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर को डिस्टेंस की या 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ज़रा ध्यान से देखो, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, देखो यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम 3 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम 3 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम कितना है बेटा, 3 मिनट। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में किसको कवर करे या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करे, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या करे, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल unequal distances in equal time, then the speed
of object is called, then the speed of object is called non-uniform स्पीड। क्या बोला गया है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम में कवर करे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही बोला जाता है, क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों टर्म समझ में आ गए। यूनिफॉर्म में क्या करेगा? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे कि आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था, 2 पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट थोड़ा उससे हटके है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे कि आखिर इस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक। हम इसको किससे रिप्रेजेंट कराते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। समझो, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मीनिंग 2 पॉइंट्स के बीच की जो कम से कम डिस्टेंस होगी, ठीक। डिस्टेंस में तो हमें क्या लेना था? पूरा लेना था। पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक की जो लेंथ होगी उसको हमने बोला था डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे? डिस्टेंस तो क्या हो गई थी? ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम किसे बोलेंगे? कि उन दोनों पॉइंट के बीच में कम से कम, शॉर्टेस्ट, कम से कम जो डिस्टेंस होगी उसी को ही हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन होगी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points is called displacement, full stop. It is denoted by small s and its unit of measurement is मीटर। इसको भी हम किस में मेजर करते हैं? इसको भी हम मेजर करते हैं मीटर में। क्या बोला गया है? 2 पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब समझो, यहाँ पर डेफिनेशन में तो बोल दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। हम इसको समझेंगे कि आखिर कैसे हम देखते हैं कि कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट की, ऐसे गया और यहाँ पर जाके उसने अपने मोशन को ख़त्म कर दी, ठीक। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से ध्यान रखना, 2 पॉइंट होते हैं जहाँ से वो मोशन स्टार्ट करता है और दूसरा पॉइंट होता है जहाँ पर वो मोशन को ख़त्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर रुक गया, ठीक। तो वो वाला पॉइंट क्या हो गया? मेरा इनिशियल पॉइंट, जहाँ से मैंने मोशन को स्टार्ट किया है। और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया? फाइनल पॉइंट, जहाँ पर मैंने अपनी मोशन को ख़त्म किया है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट्स होते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब कि प्रारंभिक बिंदु। और जो फाइनल पॉइंट होता है, ठीक, या फिर
जहाँ पर हम अपनी मोशन को फिनिश करते हैं। कौन सा पॉइंट? फिनिशिंग पॉइंट। जो हमारा फिनिशिंग पॉइंट होता है उस फिनिशिंग पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। समझ गए? जहाँ पर हम अपनी मोशन को स्टार्ट करते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर मोशन फिनिश होती है उसको हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से गया और पॉइंट बी पर जाके रुक गया, तो ए क्या हो जाएगा इसका? इनिशियल पॉइंट, और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट की, इस तरीके से गया, ऐसे ट्रेवल किया, ठीक, और बाद में यहाँ पर आके रुक गया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस तरीके से ऑब्जेक्ट चला। तो अब यहाँ पर पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट, पॉइंट बी फाइनल पॉइंट। तीसरा केस है कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट की, इस तरीके से एक सर्कल के फॉर्म में उसने ट्रेवल किया और इसी पॉइंट पर आके रुक गया। यहीं पर पॉइंट ए है और यहीं पर पॉइंट बी है। अब हम तीनों केसेस में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? हमारी डेफिनेशन यहाँ पर बोलती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मीनिंग, टू पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम इसको अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोला गया है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, यह हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लूँ तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही आएगी, तो हम इसे ही हम इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों के केस में अगर हम बात करें तो यही क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वाला एग्जाम्पल है, इसमें ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से मोशन करना स्टार्ट किया, मोशन कंप्लीट करके कहाँ पर पहुँचा? पॉइंट बी पर पहुँचा। तो इसका मीनिंग पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम प्लेस पर है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों सेम प्लेस पर हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पहले दोनों के बीच में कुछ गैप था। अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाएं तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई? 0। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 0। ठीक, समझ में आ गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही प्लेस पर हैं। इनिशियल पॉइंट हमारा जहाँ है वहीं हमारा फाइनल पॉइंट है, तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। तो हेंस हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। अब देखो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मोशन करे, अगर वो ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है और यहाँ पर आपका स्कूल है। ये हो गया आपका स्कूल और ये हो गया आपका घर। आप डेली घर से आप डेली स्कूल जाते हो और छुट्टी होने के बाद, हॉलीडे होने के बाद वापस से आप स्कूल से कहाँ पर आते हो? अपने घर आते हो। तो इसका मतलब आपने जहाँ से मोशन करना स्टार्ट की, मोशन करके आप वापस उसी पॉइंट पर आ गए।
तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट अगर जिस पॉइंट से मोशन करे उसी पॉइंट पर मोशन कंप्लीट करके रिटर्न आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक आदमी है, ठीक, एक बच्चा है, वो बच्चा इस रूम में पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा वो इस रूम में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद वो बड़ा हुआ, स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद फिर उसने ग्रेजुएशन किया, डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद फिर उसकी जॉब लगी, जॉब करने के लिए वो अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक, फ्रांस चला गया। देन उसके बाद फिर वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद जब वो बड़ा हो गया तो वो आदमी जिस कमरे में पैदा हुआ था उसी रूम में आके मर गया। जहाँ पर पैदा हुआ था उसी प्लेस पर आके मर गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जब वो आया था इस दुनिया में तब उसी जगह पर आया था, और जब वो इस दुनिया से गया तो भी कहाँ पर था? उसी जगह पर था। मतलब कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होंगे? दोनों सेम प्लेस पर होंगे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर 0। इतना समझ में आया? अब जरा हम वापस से इन एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। हम लोगों ने देखा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और डिस्टेंस हमारी ये होगी। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है, डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस ये होगी और डिस्प्लेसमेंट ये होगा। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कम है डिस्टेंस से। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस ये पूरा सर्कल होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने ये देखा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग है। डिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी। हाँ, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, बट कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्या बोला गया है? डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम जगह पर है तब तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया, आप 10 मीटर गए, ठीक, शॉप से आपको जो सामान लेना था वो सामान लिया, रिटर्न आकर वापस से आप 10 मीटर रिटर्न आके अपने घर पर आ गए। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या आ जाएगी? डिस्टेंस इस केस में आपने जो ट्रेवल की है वो आ जाएगी 10 + 10 = 20 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है अभी इन एग्जाम्पल्स में कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कंपेयर में लेस है। क्या है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कंपेयर में लेस है। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो? हाँ, पॉसिबल है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, मतलब ऑब्जेक्ट सीधे चल रहा हो, वो टर्न ना ले रहा हो। ऑब्जेक्ट कैसे चले? ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, तो हम बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक नोट लिखूं तो नोट आ जाएगा मेरा, इफ ऑब्जेक्ट is moving in straight line
straight line, then the displacement and distance will be equal। क्या बोला गया है कि अगर if the object is moving in a straight line then the displacement and distance will be equal। कहने का मीनिंग, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से मोशन करना स्टार्ट की, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करते करते कहाँ पर गया, पॉइंट बी पर गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पॉइंट ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और पॉइंट बी ये हमारा पॉइंट बी ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। देखो डिस्टेंस भी इतनी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इतना ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्म आता है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। पता है, आप लोग सपोज बाइक से कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और आपको वहाँ पर जाने में या फिर आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो आपकी मंजिल है, वहाँ तक जाने में आपको सपोज 1 आवर लगा, 1 घंटा, और आपसे किसी ने पूछा कि बताओ आपकी स्पीड कितनी है, तो आप नॉर्मली क्या बोल देते हो कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि सपोज करो आप जिस रोड पर चल रहे हो वो रोड आपका ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा रोड आपको खाली मिलेगा, पूरा का पूरा रोड आपको स्ट्रेट मिलेगा। रोड इस तरीके से होगा, इस तरीके से रोड होगा। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करो कि सपोज आपने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया, सपोज आपने इस पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट की, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ट्रैफिक नहीं मिला, रोड जो है वो एकदम स्ट्रेट है, तब तो यहाँ से लेके आपकी स्पीड सपोज कुछ भी हो एक जैसी है, मान लो यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर टर्न है, जैसे ही टर्न आएगा तो टर्न आने पर आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। फिर से टर्न है तो स्पीड और स्लो हो जाएगी। फिर स्ट्रेट रोड है तो आपकी स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाएगी। फिर टर्न है तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन ऐसे कम होते होते कि जहाँ पर स्ट्रेट है वहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जहाँ पर लेस है वहाँ पर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड तो हमारी यूनिफॉर्म नहीं रही, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और हमने बोला क्या कि हम तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर हम एक्चुअली में पूरी डिस्टेंस हमने 60 किलोमीटर पर आवर से नहीं ट्रेवल किए। हमने वहाँ पर क्या बोली है, हमने वहाँ पर एवरेज स्पीड बोली है। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज आप राट से हमीरपुर गए, मैंने बोला कि आपको राट से हमीरपुर जाना है, आपने इस स्कूल से मोशन करना स्टार्ट की। सपोज यहाँ से लेके कुछ डिस्टेंस तक आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिला, रोड एकदम स्ट्रेट है, तो सपोज आपकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद कहीं पर ट्रैफिक जैम पड़ गया आपको, तो आपकी स्पीड आपने क्या कर ली, स्लो डाउन कर ली और स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद फिर आपको रोड खाली मिला, तब आपने स्पीड फिर 120 किलोमीटर पर आवर कर दी। फिर सडनली आपको टर्न मिल गया तो आपने स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कर ली, और आपको हमीरपुर पहुंचते पहुंचते सपोज 1 आवर लगा, और आपसे किसी ने पूछा कितनी स्पीड से आए, तो आपने बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। तो हमारी स्पीड तो यहाँ पर जब यहाँ से हमीरपुर तक गए हैं तो हमारी स्पीड तो कई जगह चेंज हुई है। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है? तो इसका मतलब हमने वहाँ पर कौन सी स्पीड बोली है, एवरेज स्पीड। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की डेफिनेशन की बात करूं, एवरेज स्पीड, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द रेशियो ऑफ टोटल
distance, the ratio of total distance traveled by object and total time taken is called average speed। क्या बोला गया है? किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जितनी टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, वो टोटल डिस्टेंस और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने जितना टोटल टाइम लिया है, इन दोनों के रेशियो को ही हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अगर मुझे यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालना हो तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहने का मीनिंग, ऑब्जेक्ट ने जहाँ से जहाँ तक मोशन की, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से लेके राट से लेके आपने हमीरपुर तक डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस मीन्स राट से लेके हमीरपुर तक की टोटल डिस्टेंस, और राट से हमीरपुर तक जाने में आपको टोटल जितना टाइम लगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को ही हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, आज के लेक्चर में जितना पढ़ाया है ये पूरा आपको पढ़ना है, अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना है। और मैंने बहुत अच्छे से एक एक डेफिनेशन को बोर्ड पे लिखा है, तो आपको फेयर कॉपी में इन डेफिनेशंस को लिखना भी है, ठीक है ना? और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, समझ गए? जो कुछ मैंने लिखाया बोर्ड पे उसको आपको राइट डाउन करना है कॉपी में, इसको पूरा याद करना है, ठीक? हम अगले लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक? थैंक यू।